में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा आज का पहला। इसमें पूछा गया कि जो वर्ड सीता है, ठीक है, ये सीता रामायण से संबंधित नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द रामायण, रामायण से संबंधित नहीं है ये सीता वर्ड जो है मुगल मौर्यन एम्पायर के अंदर, मौर्यन पीरियड जब था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब जो शासनकाल चल रहा था इन साइड पे, तो जो सीता वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो जो सीता वर्ड है ये यहाँ इस्तेमाल होता था रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउड लैंड, ठीक है, क्राउन लैंड, जो क्राउन मतलब जो राजा है उसके जो जमीन है, लैंड है, उससे जो उसको आमदनी होती है उसके बारे में बात करी जाती थी यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके लिए एक पर्सन होता था जो रेवेन्यू वगैरह का देखभाल करता था, जो मेंटेन करता था बेसिकली क्राउन की लैंड की, उसे कहा जाता था सीता ध्यक्षा, सीताध्यक्षा, सीताध्यक्षा, सीता अध्यक्ष या सीता अध्यक्षा के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था द मेंटेनेंस ऑफ द क्राउन्स का लैंड, जो क्राउन है, राजा है, उसके लैंड की देखभाल करने का काम उसका था, सीता अध्यक्ष का। उसी तरीके से पूछा गया कि सीता का मतलब क्या है मॉडर्न पीरियड में, तो दैट मीन्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्राउन्स लैंड। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन है, इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है, कौन सा मैच सही से नहीं किया गया है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका बात करें अगर, जो हम यहाँ पर ब्रह्म समाज की, आदि ब्रह्म समाज, इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? इसे इस्टेब्लिश किया था 1828 के अंदर राजा राम मोहन रॉय द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश की गई थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाद में 1866 के अराउंड, ठीक है, 1866 के अराउंड जो ब्रह्मो समाज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। देखिए अगर जब इसको फ्लो चार्ट की बात करें तो 1828 में इसे बनाया गया और 1866 के अंदर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट आपका बना आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज बना आपका, ब्रह्मो समाज बना, जिसके लिए जो लीडर थे किसकी अध्यक्षता में, वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर की अध्यक्षता में, ठीक है। और दूसरा सेक्ट बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज। देखिए जो ब्रह्मो समाज था वो तो ऐसे के वैसे रहा, बट उसमें से एक पार्ट निकला आदि ब्रह्मो समाज, और इसके लिए जो लीडर थे, ब्रह्मो समाज के जो लीडर थे यहाँ पर इस टाइम पर, वो थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ब्रह्मो समाज इंडिविजुअली, तो यहाँ पर पूछा गया आदि ब्रह्मो समाज की, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, तो करेक्टली मैच बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्टली मैच है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना करी थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। देखिए इसको लिखा हुआ है यहाँ पे एम जी राणे, है ना, एम जी राणे ने नहीं, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और यही जो है वो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के क्या है ये पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु भी थे ये गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु। अब इन्होंने 1900 कब किया था ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? 1905 के अंदर, 1905 के अंदर, ठीक है। तो एक तो आपको ये गलत मिल गया है। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन भी है, मोर देन वन वाला, भाई हो सकता है दो से ज़्यादा लोग हो, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तत्वबोधिनी सभा, देखिए तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ ना देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज, और जो तत्वबोधिनी सभा है उसकी जो फाउंडेशन रखी वो भी इन्होंने रखी थी, कब रखी थी? 1839 में। अब देखिए ब्रह्मो समाज जो था आपका, ये आपका 1866 में डिवाइड हुआ था, उससे पहले, है ना, जब आपकी फाउंडेशन रखी गई थी ब्रह्मो समाज की, तो उसके कुछ समय बाद जो है, लगभग 9 साल बाद, 28 के बाद 9 साल बाद 39 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। अब केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था आपका ब्रह्मो समाज, इनकी अध्यक्षता में वो तो दूसरा पार्ट था, ठीक है, जिसे ब्रह्मो समाज के नाम से हम जानते हैं। तो ये वाला भी आपका क्या है, करेक्टली मैच नहीं, तो दो आपको करेक्टली मैच नहीं मिले। अब आगे हम बात करते हैं। अब देखिए इस ये जो तत्वबोधिनी सभा है, इसमें ना एक्चुअली जो
राजा राम मोहन रॉय थे, उनके जो आइडियाज़ थे उनको क्या किया गया, इसमें प्रमोट किया गया है इस सभा के अंदर। ठीक है, और फिर देन है सत्य शोधक समाज। जो सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना करी थी, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये गलत हो गया, एक तो करेक्टली मैच नहीं है, ये दो करेक्टली मैच नहीं मिले आपको। ठीक है, नॉट पूछा था, दो मिले हैं, अभी तीसरे की हम बात करते हैं। सत्य शोधक समाज। जो सत्य शोधक समाज है, इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी ज्योतिबा ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने रखी थी कब, 1873 के अंदर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी इज द बुक जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। बी आर अम्बेडकर जी से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए तीन स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन द वन ऑफ द अबव। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी मैच जो है करेक्ट है, बाकी जो तीन है रेस्ट वो गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड इरिश मैन, एक इरिश मैन था जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी जो है उसने एक स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर भारत के अंदर। वो कौन सा न्यूज़पेपर था, ये पूछा गया है। तो ये एक्चुअली जो एक फ्री थॉट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दुनिया के अंदर फैलाने वाला एक इरिश मैन था जिसका नाम था जेम्स अगस्तस हिकी। इसने ये कलकत्ता आया, कहाँ आया, कलकत्ता के अंदर आया, कलकत्ता के अंदर आया है। उस टाइम पर कलकत्ता हुआ करता था, टुडे इज द कोलकाता। तो वहाँ पर आया भारत में, और उसने पहला अपना न्यूज़पेपर लगाया, बनाया, मतलब पब्लिश करा। उसका नाम था बंगाल गज़ेट। बंगाल गज़ेट, बंगाल गज़ेट जो है ये इसने शुरू किया था 1780 के अंदर, 1780। ये एक 4 पेजेस का वीकली न्यूज़पेपर था। कितने का, 4 पेजेस हुआ करते थे इसमें, 4 पेजेस वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, जिसकी कीमत जो है उस टाइम पर 1 रुपये हुआ करती थी। नहीं, 1 रुपये आई थिंक इस डाटा में इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसे छोड़ दीजिए, इसे हम बात नहीं करते। 4 पेजेस का हुआ करता था ये न्यूज़पेपर, बंगाल गज़ेट। ठीक है, और ये 2 साल तक पब्लिश हुआ। जब ये आया उसके बाद 2 साल तक, मतलब 1782 तक ये चला, उसके बाद फिर ये बंद हो गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो रामौसी कृषक जत्था, ठीक है, जत्था या जत्था, रामौसी कृषक जत्था, ये कहाँ पर फॉर्म हुआ, किस स्टेट के अंदर ये फॉर्म हुआ है। ये फॉर्म हुआ है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और इसे बनाया था, इस ग्रुप को, जत्थे को, वासुदेव वासु वासुदेव बलवंत वासुदेव बलवंत फाल्के ने, फाल्के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फाल्के ने इसे 1845 से 1845 के आसपास में इसे बनाया था। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली जो रामोसी बेसिकली एक्चुअली रामोसी क्या थी कि पॉपुलर ट्राइब हुआ करती थी वहाँ पर। दिस इज अ ट्राइब। ठीक है, और ये ट्राइब जो है कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर ये कन्वर्ट हो गई थी, मतलब जब ज़रूरत हुई देश को, तो ये जो ट्राइब है ये बेसिकली सैनिक का रूप धारण कर लिया इसने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कई सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है, ये आपको बतानी है। तो देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें हम, तो ये जो है इन्हें कहा जाता है, ही इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेजिडेंस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारे रिमार्केबल काम किए थे 18th एंड 19th सेंचुरी के आसपास में, कई सारे रिमार्केबल। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ बंगाल के नाम से भी, बंगाल रेजिलेंस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ बंगाल रेजिलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट तो आपको सही मिल गई। फिर इनका जो जन्म हुआ था, आगे हम बात करें अगर, जो इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, कहाँ पर, बंगाल के अंदर। ठीक है, बंगाल में एक बंगाली हिंदू फैमिली के अंदर इनका जन्म होता है। और रॉय जो है
ये सपोर्ट करते हैं, ही इज़ द सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, मतलब आप कोई भी अपनी बात जो है वो व्यक्त कर सकते, जो आज का राइट है ना, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आज की संविधान के अंदर, आज की डेट में हमारे पास है। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा सपोर्टर थे, उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी राइट ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था एक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं। तो इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर लाए, जैसे पर्शिया भाषा में एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सॉरी मिरातुल मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार मिरातुल अखबार का मतलब था कि द मिरर ऑफ द न्यूज़, मतलब खबरों का, न्यूज़ का जो है मिरर, ठीक है। और एक बंगाली में वीकली मैगजीन या न्यूज़पेपर आपका चलता था, उसका नाम था संबाद कुमुंडी। संबाद कुमुंडी, द मून ऑफ इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बात करी ही पब्लिश द न्यूज़पेपर लाइक मिरतुल्ला अखबार और संबाद कुमुदिनी, ठीक है। तो अभी हमने इस दोनों की बात कर ली, इन्होंने ही पब्लिश करे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर सही हो जाती है। फिर अगर जो हम आगे चलते हैं, इनकी और स्टोरी के बारे में जानते हैं, तो इन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी जिसे कहते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा दिया हुआ है ना, आत्मीय सभा की इन्होंने फाउंडेशन रखी, ये रखी थी 1815 के अंदर, 1815 के अंदर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज की गई। इसके बाद इस आत्मीय सभा को कन्वर्ट कर दिया गया था किसके अंदर, ये बन गई थी 1828 के अंदर, किसमें, ब्रह्म ब्रह्म समाज के अंदर, ब्रह्म समाज में ये कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। मतलब पहले शुरुआत करी थी आत्मीय सभा से, फिर बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से इसे फेमस हो गई है, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी थर्ड, देखिए 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है। अब बात करते हैं हम चौथी पे, है ना, ही डाइड ऑफ कोलरा। अब देखिए, जब ये यूके गए थे बेसिकली, अगर जो हम बात करें ना, ये राजा राम मोहन राय यूके लंदन गए हुए थे, तब वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कॉलरा की वजह से नहीं, ये होती है मेनिंगटिसिस की वजह से, मेनिंगटिसिस नाम की बीमारी है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 27 सितंबर 1833 की इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कोलरा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको नॉट ढूंढना था, तो जो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है कौन सी, इनकी जो मौत है वो कोलरा की वजह से होती है, कोलरा की वजह से नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो कई सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वाली चीज़ें, तो इनके बारे में आपको मोटे मोटे इवेंट्स जो भी रहे हैं इनके लाइफ टाइम के, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, या पटेल साहब हैं हमारे, या राजा राम मोहन रॉय हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास टाइम में, या मिडिवल में भी कुछ लोगों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो कवर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोड द राज तरंगिनी। राज तरंगिनी नाम की जो पुस्तक है, इसे किसने लिखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आपको देखते ही पता लग गया होगा इसने किससे लिखा है, कलहन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राज तरंगिनी एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल या क्रॉनिकल है, जो अर्ली इंडिया के बारे में बताता, मतलब एक ऐसी बुक है जो एंशियंट हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट, और मतलब एंशियंट और मिडिवल के एरियाज के बारे में जो आपका टाइम लाइन और क्या क्या घटनाएं वहाँ पर देखने को मिली, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। अब ये जो बुक है बेसिकली, ये लिखी गई है किसके अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई है बाय द, एक देखिए, और ये जो कलहन है, ये कौन है, ये हैं कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण है ये, कश्मीरी इज द कश्मीरी ब्राह्मण, और इन्होंने लिखी थी 1448 में लगभग, ठीक है। 1448 के आसपास इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, राज तरंगिनी, ठीक है। अब इन्होंने जो कश्मीर वैली है, जो अर्ली टाइम्स में, या पीरियड ऑफ महाभारत के टाइम में, या जय सिम्हा का जो कार्यकाल था उसके बारे में, इन्होंने कई सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्लोगन आपने सुना होगा, बैक टू द वेदास, वेदास की तरफ वापस चलो, ठीक है। तो जो वेदास की तरफ वापस चलो वाली बात है, ये किसने दिया था, ये स्लोगन जो दिया है,
ये किसने दिया है, ये पूछा गया है। ये दिया था स्लोगन आपका दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था, चलो भैया वापस वेदास की तरफ चलो। दिस इज कॉल्ड फॉर द, इसको एक्चुअली ये इन्होंने कॉल क्यों किया था, ये इसलिए किया था ताकि जो वैदिक लर्निंग है, मतलब प्योर वैदिक रिलीजन जो था उसको रिवाइव कराया जा सके, और रिवाइवल और सर्वाइवल ऑफ द वैदिक कल्चर के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ें खत्म होती जा रही थी ना, मतलब वैदिक कल्चर या वैदिक नॉलेज जो है वो खत्म होती जा रही थी, उसको रिवाइवल के लिए उन्होंने कहा कि चलो भाई अब समय आ गया है हमें वेदास की तरफ वापस जाने का। ठीक है, तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ये लिखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। अभी हमने बात करी इसी वीडियो के अंदर, एक क्वेश्चन हमने किया था फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, वो क्या हो, कौन है, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और राजा राम मोहन रॉय को हम जानते हैं पियागंबर, एक पैगंबर, नॉट पियागंबर, पैगंबर, पैगंबर, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स के पैगंबर के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता था, ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। ठीक है, ब्रिज, तो ये कई सारे नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर के ब्रिज के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन, युगदूत, इस तरीके से कई नामों से इन्हें संबोधित किया जाता था। और जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी अपनी इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने जो है सती प्रथा, ठीक है, जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए कई सारे संघर्ष किए, कई सारे प्रयास किए थे अपने कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश द मेहरौली पिलर। देखिए मेहरौली पिलर जो, देखिए मेहरौली आपको दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की जगह है मेहरौली, तो मेहरौली है दिल्ली में, और यहाँ पर क्या है, कुतुब मीनार है आपकी, कुतुब मीनार आप जानते ही होंगे, मीनार है आपकी दिल्ली के अंदर। वहाँ पर एक लोहे का पिलर है, वो किसने बनवाया था ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो कुतुब मेहरौली पिलर है यहाँ पर, ये स्टैब्लिश करवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के किंग हैं। ठीक है, और इन्हें विष्णुपद के नाम से, मतलब बेसिकली गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हें एज अ विष्णुपद के नाम से जाना जाता है, मतलब एज अ ऑनर ऑफ द लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो इंस्क्रिप्शन है वो किस में लिखी थी, संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर ये इंस्क्रिप्शन लिखी थी। ठीक है, जनरली अब बात करें ना, जो आपकी मेहरौली पिलर है ये ओरिजिनली यहाँ नहीं था जब ये बनाया गया, ये ओरिजिनली था आपका ब्यास जो है आपका नदी, ब्यास नदी, वहाँ पर ब्यास नदी पे नहीं, मतलब ब्यास जो एक रीजन था वहाँ पर ही था, वहाँ से इसे लेकर दिल्ली आया गया, दिल्ली में फिर इसे स्थापित किया गया। ठीक है, अब दिल्ली में इसे स्थापित किस लिए किया गया भाई, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी नॉट मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है जीती थी वेगास, जो एक कंट्री थी, वांगेस, सॉरी नॉट वेगास, वांगास, वांगा है ना, वांगा कंट्री थी, उसको जीता था, उस पर लड़ाई जीती थी, फतेह करी थी, तो उसकी याद में ये जो ब्यास है ये उसी के आसपास का इलाका है। ठीक है, तो वहाँ से जब जीते थे तो उसकी जीत की याद में ये पिलर वहाँ से लेकर आए और उसे दिल्ली में स्थापित किया। ठीक है, क्लियर। अब बात करें अगर जो इस पिलर की जो लगभग हाइट है ये 7.2 मीटर की हाइट है, 7.2 मीटर की हाइट है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द पिलर लगभग इतनी है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कितनी हाइट है, तो चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द महात्मा गांधी बाय, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के, कांग्रेस मतलब आईएनसी की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसमें किस सेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी बेलगाम सेशन की, जो कि 1924 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेलगाम सेशन 1924, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और ये जो है बेलगाम सेशन, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39th सेशन था। ठीक है, 39th सेशन था,
और इसमें महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि नॉन वायलेंस नो कॉरपोरेशन, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, या नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और नॉन कॉरपोरेशन, ये जो दो चीज़ें थी, मतलब मूवमेंट थी बेसिकली, इनकी जो शुरुआत करी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा इसी सेशन के अंदर 1924 में ही शुरू की गई थी। ओके। और ये एक्चुअली जो वेन्यू था, मतलब बेलगाम बेलगाम जो एरिया है, ये आपका पड़ता है विजयनगर वाला एरिया, जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, विजयनगर एम्पायर में जो था उस टाइम पर। ठीक है, क्लियर। तो और विजयनगर एम्पायर, या फिर आप एम्पायर की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ें हैं या गेट्स हैं, डोर्स हैं, वो वहाँ पर गोपुरम स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, साउथ का एरिया है तो गोपुरम तो आपको मिलेगा ही टेम्पल्स के अंदर। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नेवर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कौन सा व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट नहीं बना कभी कांग्रेस का? तो वो है आपके, देखिए अगर जो हम बात करें यहाँ पर सर पी आनंद चार्लू। ठीक है, पी आनंद चार्लू जो है ये बेसिकली भारतीय एडवोकेट थे, फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने काफ़ी रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द कांग्रेस के अंदर। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट थे कब? आईएनसी के नागपुर सेशन के अंदर। ही इज़ अ प्रेसिडेंट इन द नागपुर सेशन के अंदर। नागपुर सेशन हुआ था 1891 के अंदर, वहाँ पर ये अध्यक्ष थे। ठीक है, एनी बेसेंट का नाम हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट आपकी जो ब्रिटिश एक स्कॉलर थी, सोशलिस्ट थी बेसिकली, थ्योफिस्ट थी, और वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी, राइटर और एजुकेशनलिस्ट, मतलब कई सारे इन्होंने काम किए, एनी बेसेंट। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली कहा जाता है कि जो ह्यूमन फ्रीडम है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी बड़ा काम किया बेसिकली। और ये जो पहली महिला थी, ही इज़ द फर्स्ट फीमेल, नॉट इंडियन, he is the first female overall the either for the male India person or the British context, फर्स्ट फीमेल थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही, कांग्रेस की, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये थी 1917 के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें सी शंकर नायर की, शंकरन नायर। जो शंकरन नायर हैं ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1897 के अंदर। 1897 जब अमरावती का जो सेशन था वहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजी पे कौन आगे पीछे है, तो इसलिए ईयर्स आपको मैं खास तौर पे, देखिए मेरा फोकस ईयर पर बहुत रहता है, क्योंकि ईयर्स पे ना क्रोनोलॉजी पे बहुत पूछते हैं ना जब क्वेश्चन, तो क्रोनोलॉजी हमें फंसा देती है। अगर जो ईयर्स में थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो वो क्वेश्चन गया काम से, इसलिए ईयर्स को जरूर ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अमरावती के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये कभी भी, बाल गंगाधर इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ये कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं रहे। ठीक है, ही इज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही पूछा गया था, जो इलेक्ट नहीं हुआ है कभी, ये बाकी तीनों तो हुए हैं कभी ना कभी, बट बाल गंगाधर तिलक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने करी? ये करी थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन, आपको ध्यान होगा अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर जो ब्रह्म समाज है, जब वो 1886 के अंदर स्प्लिट हुआ, तो जो ब्रह्म समाज वाला डिवीज़न है वो उसके नेता कौन थे, नेतृत्व था उनका केशव चंद्र सेन का। तो इन्होंने ही जो है इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। और ये कब करी थी? ये करी थी इन्होंने, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, और ये स्थापना करी थी इन्होंने 29 ऑफ अक्टूबर 1870 के अंदर। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट टाइम पर एक फिगर रनाउंट हुआ जिसे कहते हैं जीवाका। जीवाका, ठीक है, नॉट जीविका, जीवाका। जीवाका क्या था? जीवाका एक बेसिकली फिजिशियन, मतलब जो वैद्य होते हैं एंशियंट टाइम पर, जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं आज की डेट में, वैद्य, जीवाका उन्हीं को कहा जाता था, दैट इज अ फिजिशियन। और ये एक ग्रेट फिजिशियन थे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, ही इज कॉल्ड एज कोमर बच्चा है। अभी ये देखिए, ये एक्चुअली जो कुमार अभय थे,
सन ऑफ प्रिंस बिम्बिसार, जो प्रिंस बिम्बिसार थे 6वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसी, जो हमारा कैलेंडर है उससे भी 6th सेंचुरी 600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उस टाइम पर थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जीवाका इज अ फिजिशियन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विच इंडियन लीडर, नॉट हु विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है, वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और ये किसने कहा था, जब ब्रिटिश की हम बात करें तो ये ब्रिटिश में कहा था वैलेंटाइन, वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके जो फादर थे, जो बाल गंगाधर नॉट फादर, बाल गंगाधर जब तिलक, जब ये उनका जन्म हुआ था इनका 23 जुलाई 1856 को, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे एक साल पहले इनका जन्म हुआ था। और जब ये जन्म से इनका जो नाम था, बाय बर्थ जो नेम था, वो था केशव गंगाधर तिलक, केशव गंगाधर तिलक, ठीक है। तिलक जो नाम था इनका बाय बर्थ नेम था, बाद में इन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बट ही वॉज द इंडियन नेशनलिस्ट, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, लॉयर, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, कई सारे इन्होंने, और भारतीय जो आज़ादी की लड़ाई रही, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, उसके अंदर इन्होंने कई सारे, फर्स्ट लीडर, अगर जो हम बात करें फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट रही है वहाँ के, ये पहले लीडर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें एक टाइटल दिया गया था जो कहा जाता है लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, लोकमान्य। लोकमान्य का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स, मतलब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया इस लीडर को, ही इज आवर लीडर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड लोक लीडर। और इन्होंने जो है 1890 के अंदर, 1890 के अंदर जो आईएनसी है उसे ज्वाइन कर लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब तिलक जो है पहले और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट थे, एडवोकेट ऑफ स्वराज, मतलब सेल्फ रूल। भाई उन्होंने पहली बार कहा था कि सेल्फ रूल होना चाहिए हमारा इंडियंस का जो है। और इन्होंने एक कोट किया था, मतलब एक जो था ना फेमस लाइन, टैग लाइन, तो इनकी एक टैग लाइन है बहुत फेमस है बाल गंगाधर तिलक की, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिसे कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, भाई आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, भाई आज़ादी स्वतंत्रता जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेके रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेके रहूँगा। ये एक फेमस स्लोगन है, टैगलाइन है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी, आप सभी ने सुनी होगी, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्लोजली अलाइंस किए कई इंडिपेंडेंस, जो आपके इंडिपेंडेंस के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस लीडर के साथ में, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ठीक है, और पिल्लाई, और मौलाना अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन कई सारे लोगों के साथ में इन्होंने बाद में टाई अप्स किए थे इंडियन फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता, कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, विच हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड भूधन मूवमेंट इन इंडिया, के अंदर भूधन मूवमेंट जो है ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे, नॉट विनोदा, विनोबा, विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था भूधन मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या था कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी लैंड है, जो भी लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंडलेस फार्मर के बीच में, मतलब वो जो लैंड है, ज़मीन है, उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा उन फार्मर्स के बीच में जो इनके पास कोई लैंड ही नहीं है ना, मतलब इस तरीके के लैंड डिवीजन के बारे में बात करी थी, भूधन मूवमेंट, है ना। भू मतलब ज़मीन, ज़मीन का जो धन है उसको डिवाइड किया गया लैंडलेस फार्मर्स के बीच में। और इस तरीके का पहला डोनेशन जो है वो देखने को मिलता है हमें कब, 18 अप्रैल 1951 के अंदर, 1951 के अंदर इस तरीके का जो डिवीज़न ऑफ लैंड है आपको देखने को मिलता है। और ये डिवीज़न ऑफ लैंड सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है पोचामपल्ली, पोचामपल्ली गांव है, पोचामपल्ली विलेज है एक,
ये विलेज है आपका कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर ये विलेज है। ठीक है, पहले ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था। और ये डिवीज़न किसने किया था, ये डिवीज़न किया था वहाँ के ज़मींदार जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। भैया देखो, ज़मीन जो है वो दान कौन करेगा भाई, जिसके पास अथाह ज़मीन होगी, है ना, भूमि होगी, वही तो दान करेगा। तो ये 18 अप्रैल 1951 को पहली बार हुआ इस मूवमेंट के दौरान, जब ये शुरू किया गया। तो जो पोंचपल्ली गांव है तेलंगाना में, वहाँ पर जो एक ज़मींदार थे रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने अपनी ज़मीन को उन लोगों में दान किया जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए, और दे आर द फार्मर्स, दे आर वर्किंग ऑन द अदर पीपल्स लैंड। ठीक है, उन लोगों को ये ज़मीन दी गई। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विनोबा भावे ने ये मूवमेंट शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following year the French East India Company was established, was formed basically। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1664 के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1664 के अंदर ये फॉर्म हुई थी। अब ये फॉर्म किसने की थी, ये फॉर्म की थी जेम्स पेपिस्ट, जेम्स बेस्ट कोलबर्ट ने, कोलबर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1864 में ये फॉर्म हुई। 1668 के अंदर ये एक फ्रेंच कोरन थे, मतलब यहाँ पे जो कमांडर थे, ठीक है, इनका नाम था फ्रांसिस, नॉट फ्रांस, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस कैरन। उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी भारत के अंदर 68 में। ठीक है, भारत में कहाँ पर, सूरत में। ठीक है, सूरत में। और सेकंड फैक्ट्री इन्होंने डाली थी 1669 के अंदर, ये डाली थी इन्होंने मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम के अंदर। मछलीपट्टनम जो आपका आज की डेट में तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु आंध्रा के आसपास में एरिया आपका देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ में डच, डैनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लास्ट कंपनी बनी। देखिए बहुत सारी भारत में आई कंपनी आई, मतलब जिन्हें कहते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट का मतलब जो कंपनीज आपकी यूरोप से आई, है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जो कंट्रीज की जो कंपनी थी, व्यापार कंपनी, जो भारत में आई थी, जिन्होंने फैक्ट्रीज डाली व्यापार करने के लिए, उनमें से सबसे लास्ट थी आपकी फ्रेंच। देखिए हमने बात करी सबसे लास्ट की, ये है आपकी फ्रेंच की। और सबसे पहली कौन सी थी, पुर्तगीज। सबसे पहले पुर्तगीज आए, लास्ट में सबसे फ्रेंच आए। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके पर्टिकुलर सेट नंबर आई थिंक 8 है, उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।